Hello students, welcome back to my YouTube channel Let's Learn with Dr. सरिता। स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्लास एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में होगा, यानी कि बहिर्स्रावी ग्रंथि। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने ग्रंथियां क्या होती हैं तथा कितने प्रकार की होती हैं हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में, है ना। हमने पढ़ा था ना कि ग्रंथि क्या होती है, एक विशेष प्रकार के अंग होते हैं जो कि कुछ रसायन और कुछ हार्मोन का निर्माण करते हैं, उन्हें हम ग्रंथि करते हैं। हार्मोन और जो इंजाइम्स होते हैं वो हमारे शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बहिर्स्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। अंतरस्रावी ग्रंथि, बहिर्स्रावी ग्रंथि और मिक्स ग्रंथि के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं कि बहिर्स्रावी ग्रंथि क्या होती है। देखिए, ग्रंथियों का जो बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है, बहिर्स्रावी ग्रंथियां अपन बहने के लिए, उनको मतलब शरीर में मूव करने के लिए, शरीर से बाहर निकलने के लिए उनको नलिकाओं की ज़रूरत पड़ती है, डक्ट की ज़रूरत पड़ती है। अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए बहिर्स्रावी ग्रंथियां नलिकाएं यूज़ करती हैं तथा ये रक्त के संपर्क में नहीं होती हैं। ठीक है, आप देखते हैं जो भी हमारे शरीर से जो भी बाहरी पदार्थ निकल रहा है, शरीर से निकलता है, जैसे कि आंसू हो गया, ठीक है, पसीना हो गया, नाक का मैल, कान का मैल कह लीजिए, ठीक है, आपके स्पर्म कह लीजिए, तो ये क्या है, ये इनको निकलने के लिए किसी नलिका की इसको निकलने के लिए नलिका की जरूरत पड़ती है, परंतु इसमें ब्लड टच नहीं होता है, यह रक्त के संपर्क में नहीं आती हैं। तो बहिर्स्रावी ग्रंथियों की विशेषता होती है कि उनको बहने के लिए नलिका की जरूरत पड़ती है, प्लस वो रक्त के संपर्क में नहीं आती है। साथ ही साथ हम इन्हें देख सकते हैं, हमारे शरीर से क्या निकल रहा है उनको हम देख सकते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथियों में। लेकिन अंदरूनी जो ग्रंथि होती है, अंतरस्रावी ग्रंथि होती है, उसमें क्या पदार्थ निकल रहा है उन ग्रंथियों से वो हम नहीं देख पाएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आज का वीडियो हमारा बहिर्स्रावी ग्रंथियों से ही रिलेटेड है। तो देखिए हमारी जो बहिर्स्रावी ग्रंथियां हैं कितने प्रकार की हैं। पहला हम बात कर लेते हैं सेरुमेन ग्लैंड की। ये सेरुमेन ग्लैंड क्या है, तो ये मनुष्य और दूसरे जो स्तनधारी प्राणी होते हैं उनके कान के बाहरी भाग के भीतर स्रावित होता है। वो हमारे जो कान का जितना पोर्शन हमारे अंदर से दिख रहा है, बाहर से अंदर की तरफ दिखता है, वहीं से ये स्रावित होता है। ये पीले रंग का पदार्थ है जिसको हम मोम कहते हैं या वैक्स कहते हैं, या अगर देहाती भाषा की बात करें तो वो खोंट कहते हैं, जो कि कान का मैल भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, तो हमारे कान को कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान कराते हैं और कान की सफाई में भी सहयोग करते हैं। सुरक्षा इस तरीके से प्रदान करते हैं कि एक लिमिट मात्रा में वैक्स हमारे कान में रहता है तो कान में बाहरी पदार्थ आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता है। ठीक है, वो रहना चाहिए, थोड़ी सी मात्रा में वैक्स का रहना जरूरी है, और हमारा ना तो बाहरी पदार्थ उसके अंदर जाएगा, ना ही वो मतलब अंदर अगर बाहरी पदार्थ नहीं जाएगा तो सफाई भी होगी। तो इस तरह से ये हमारे कान का सुरक्षा प्रदान करते हैं और कान की सफाई में सहयोग करते हैं, सेरुमन ग्लैंड। नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो हम आंखों से रिलेटेड देखते रहते हैं। आंखों में दो प्रकार के ग्लैंड होते हैं। कौन कौन से ग्लैंड, एक आंख के ऊपरी भाग में और एक आंख के जो निचली भाग में पाया जाता है। आंख के ऊपरी भाग में लेक्राइमल ग्लैंड पाया जाता है। क्या ग्लैंड का नाम है, लेक्राइमल ग्लैंड। यह आंख के ऊपरी भाग में स्थित होता है, यानी कि जहाँ पे हमारे जो आईब्रोज होते हैं, ठीक है, वहाँ पाया जाता है। और ये क्या करते हैं, आईब्रोज के थोड़ा सा नीचे आईलिड के पास ये पाया जाता है, और एक राइमल ग्लैंड, और ये आंसू का निर्माण करते हैं तथा सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट करते हैं। आंसू का निर्माण कैसे करते हैं, आंसू का निर्माण करते हैं और सूक्ष्म जीवों को नष्ट इसलिए करते हैं कि आंसू में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि हम बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। आंखों में लाइजोजाइम एक एंजाइम होता है जो लाइजोजाइम पाया जाता है, जो कि आंखों के ऊपरी भाग में होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आंख में पाया जाता है ग्लैंड, वो क्या है, मोबेनियम ग्रंथि। क्या है, मोबेनियम ग्रंथि, है ना। मोबेनियम ग्रंथि कहाँ होता है, तो आंख के निचली भाग में पाया जाता है। जो हम आँख को अगर आँखों से फैलाएंगे हाथों से, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आप फैलाएंगे आँखों को, तो आपको एक कुछ ऐसा मांस का लुथड़ा जैसा दिखे, समझ में आएगा। तो वो क्या होता है, वो उसी भाग में पाया जाता है मोबेनियम ग्रंथि। यह आँखों का, यहाँ पे ना आँखों का कीचड़ का निर्माण करते हैं, मतलब एक तैलीय पदार्थ का निर्माण करते हैं मोबेनियम ग्रंथि, और जो पूरे दिन में स्टोर होते होते वो कीचड़ का रूप ले लेता है। आँख की जो वाइट जो गंदगी होती है उसका रूप ले लेता है। तो ये कौन सी ग्रंथि है, मोबेनियम ग्रंथि। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे जो श्वेत ग्रंथि के बारे में देख लेते हैं, जो कि पसीने की ग्रंथि कहते हैं, स्वीट ग्लैंड कहते हैं। मानव शरीर में लगभग 20 से 40 लाख तक पसीने की ग्रंथियां पाई जाती हैं।
ठीक है, इतनी मात्रा में, क्योंकि हर जगह हमारे पसीना निकलता है, मानव शरीर में, तलवा में, हाथ में, नाक में, कान में, हर जगह, मतलब माथे पे, हर जगह पसीना निकलता है। इसलिए स्वेट जो ग्रंथियाँ होती हैं उनकी मात्रा बहुत अधिक होती है। कितनी होती है 20 से 40 लाख तक पसीने की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। यह 2 प्रकार की होती है। कौन सी? तो एक्राइन ग्रंथि और एपोक्राइन ग्रंथि। एक होता है एक्राइन ग्रंथि, ठीक है, एक को हम कहते हैं एक्राइन ग्रंथि और एक है एपोक्राइन ग्रंथि। जो एक्राइन ग्रंथि होती है वो पसीना, वहाँ से पसीना निकलता है इसमें, और पसीने में क्या निकलता है? सोडियम क्लोराइड निकलता है। सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का स्राव होता है, नमक निकलता है, पसीने के साथ नमक निकलता है। और ये क्या, शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं। पसीना जब निकलता है तो आपने ठंडक का अनुभव किया होगा। ये कहाँ? हथेली में निकलता है, तलवों में, मस्तिष्क में, गला में, नाक में, और भी हमारे आँखों के नीचे जो आर्मपिट होता है उसके नीचे, हर जगह से पसीने की ग्रंथियाँ निकलती हैं। तो ये क्या है? ये एक्राइन ग्रंथि है। नेक्स्ट क्या है? हमारे जो श्वेत ग्रंथि है, श्वेत ग्रंथि, एपोक्राइन ग्रंथि, ये भी पसीने की ग्रंथि है। एपोक्राइन ग्रंथि यह एक चिपचिपा पदार्थ होता है। एपोक्राइन ग्रंथि से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसमें कि प्रोटीन और फैट होते हैं, ठीक है। यह शरीर से जो भी स्मेल आते हैं, पसीने की वजह से जो भी स्मेल आती है वो इसी ग्रंथि की वजह से होती है। वो एपोक्राइन ग्रंथि की वजह से ही हमारे पसीने में स्मेल आता है। नेक्स्ट है आपका सबकेसियस ग्लैंड, ठीक है। यह एक तैलीय ग्रंथि है और मैक्सिमम नाक के जो ऊपरी भाग होता है वहाँ पाया जाता है। आप सुबह जब सो के उठते हैं तो देखते हैं कि आपका जो नाक है काफ़ी ऑयली या फिर आपके चिक्स हैं, गाल है, ऑयली नज़र आते हैं। तो ये सबकेसियस ग्लैंड के वजह से होता है, इस तैलीय ग्रंथि के वजह से ही होता है। इसमें क्या पाया जाता है? सीबम पाया जाता है। सीबम एक प्रकार का पदार्थ है जो कि स्किन को चिकना बनाता है। आप देखेंगे कि जानवरों का जो स्किन है काफ़ी चिकना होता है, गाय के बछड़े के, और भी बात कर ले और जानवर के, जो भी जानवर का आप टच करेंगे ऊपर से स्किन तो काफ़ी चिकना होता है। वो चिकना इसी वजह से होता है, सीबम के वजह से होता है। यहाँ तक कि जो पंछियों का पंख है उसमें भी सीबम पाया जाता है, और इसी सीबम की वजह से ही, क्योंकि चिकना होता है तो पंछियाँ पानी में भीगती नहीं है, आसानी से वहाँ से उनके जो पंख है उससे पानी निकल जाता है। तो ये क्या करते हैं? ये एक तैलीय ग्रंथि है जो कि मैक्सिमम इंसानों में नाक के ऊपरी भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट आपकी ग्लैंड है जो लार ग्रंथि, इसको कहते हैं स्लाइवरी ग्लैंड। लार ग्रंथियाँ हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि लार ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं, जो कि हमारे दोनों साइड यानी कि आपके चिक्स के दोनों साइड ये होती हैं 3। सबसे जो बड़ी लार ग्रंथि है वो है पैरोटिड ग्लैंड। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन है? पैरोटिड ग्लैंड। उसके बाद है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, उसके बाद सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। 3 लार ग्रंथियाँ होती है, 3 के जोड़ी में, यानी कि 6 होती हैं। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड ग्लैंड, इसको नोट कर लीजिए। सबसे बड़ी लार ग्रंथि क्या है? पैरोटिड ग्लैंड। उसके बाद सब मैंडिबुलर, और उसके बाद है सब लिंगुअल ग्लैंड। ये 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि गैस्ट्रिक ग्रंथि यानी कि जठर ग्रंथि, ठीक है। पहले हमने देखा, कहाँ से देखा, हमने शुरुआत करा कि हमारे कान से निकल रहे हैं ग्रंथि, हमारे आँखों में भी ग्रंथि है, हमारे नाक में ग्रंथि है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा हमारे स्किन में, स्किन के बाद हमने देखा कि हमारे जो ये है कहाँ से निकल रही है। उसके बाद हमने स्किन के बाद क्या देखा? हमारे लार ग्रंथि देखा। उसके बाद हम जठर ग्रंथि देखते हैं। तो जठर ग्रंथि जो पेट में, हमने पाचक में पढ़ा था कि जठर ग्रंथि निकलती है, निकला था ना हमने कि अमाशय से जठर ग्रंथि निकलती है। तो जठर ग्रंथि कहाँ से निकलती है? अमाशय से निकलती है। और ये पाचक जो इंजाइम है, जो इंजाइम हमारे डाइजेशन में काम आते हैं, उसका स्रावित करती है। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, पेप्सिन निकलता है और रेनिन निकलता है, ठीक है। ये क्या करते हैं? पेप्सिन रेनिन प्रोटीन को पचाने का काम करते हैं, है ना। आगे हम देख लेते हैं फिर क्या है। म्यूकस ग्लैंड है। म्यूकस ग्लैंड एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ है जो कि कई जगह निकलता है, कई जगह से निकलता है, कई स्थानों से निकलता है, और ये भोजन को निगलने में भी सहायता करता है, और बड़ी आंत से भी म्यूकस का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। बहिर्स्रावी ग्रंथियों में बात करें तो सबसे बड़ी ग्रंथि है क्या? लीवर या कीर्त। ये कीर्त बहिर्स्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तथा यह कहाँ पर स्थित होती है? तो यह उदर के दाहिने ओर स्थित होती है। ये सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि है और उदर के दाहिने ओर स्थित होती है, ठीक है। यह 2 तरह की कोशिकाओं का बना होता है। कौन सा? तो हेपोटिक कोशिका और कुफर कोशिका। एक है हेपोटिक कोशिका
दूसरा कुफर कोशिका। लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा बहिर्स्रावी ग्रंथि है और यह उदर के दाहिनी ओर स्थित होता है। इसका एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और इसमें क्या है, तो यह इसमें दो प्रकार की ग्रंथि कोशिकाएं से बना होता है, एक है हेपोटिक कोशिका, दूसरा कुफर कोशिका। हम देखेंगे कि कुफर कोशिका भी हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। ये फिर क्या होता है, लीवर का इंपॉर्टेंट अपना महत्व है कि यह अपने क्षतिग्रस्त अंगों को स्वयं ठीक कर सकता है। आप देखेंगे ना, लीवर खराब हो जाता है तो अपने आप वो रिकवरी कर लेता है, ठीक है। अगर वो कट फट गया, चोट लग गया लीवर में, तो लीवर में इतनी शक्ति होती है कि वो समय के साथ ही वो अपने क्षतिग्रस्त अंगों को रिकवर कर लेता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्यों रिकवर करता है, क्योंकि इसमें कोशिका का जो विभाजन होता है ना बहुत तेजी से होता है, सेल डिवीजन बहुत तेजी से होता है लीवर में। तो हमने देखा कि लीवर क्या है, सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि है, ठीक है। इसमें और ये कहाँ स्थित है, तो हमारे उदर के पेट के दाहिनी ओर स्थित होता है। इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक हेपोटिक कोशिका, दूसरा कुफर कोशिका। दूसरा लीवर की क्या विशेषता है, इस जो ये आपका जो ये है ग्रंथि है, इसकी क्या विशेषता है, तो अपने क्षतिग्रस्त अंगों को स्वयं ठीक कर लेता है। क्यों ठीक कर लेता है, क्योंकि इसमें सेल डिवीजन बहुत तेजी से होता है। और हम देख लेते हैं क्या करता है लीवर। तो लीवर यह फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण करता है। और ये दोनों प्रोटीन क्या हैं, ये दोनों प्रोटीन विटामिन के साथ मिलकर रक्त जमाने में सहायक होते हैं। इनके वजह से हमारे शरीर से बाहर जो कट फिट जाता है, चोट लग जाती है, तो रक्त बहने लगता है। और अगर ये नहीं रहेंगे फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, तो हमारा रक्त बहता ही रहेगा, वो बंद नहीं होगा तो शरीर से सारा रक्त बाहर निकल जाएगा। तो ये रक्त को जमाने में, शरीर के बाहर रक्त को जमाने में सहयोग करते हैं। कौन, फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। नेक्स्ट आपका है हेपरिन का निर्माण करता है। हेपरिन क्या करता है, ये रक्त को जमने से रोकता है। देखिए, फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन क्या करते हैं, रक्त को जमा रहे थे, लेकिन हेपरिन क्या करता है, रक्त का निर्माण करता है और रक्त को जमने से रोकता है, ठीक है। ये शरीर के अंदर रक्त को जमने से रखता है। अगर हेपरिन नहीं रहेगा तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन क्या करेंगे, रक्त को शरीर के अंदर जमा देंगे, ठीक है। और रक्त शरीर के अंदर जम जाएगा तो क्या होगा, बाकी जगह तो वो जम जाएगा तो हम मर ही जाएंगे। शरीर का हमारे रक्त में तरल होना बहुत जरूरी है, तभी तो उसका मूवमेंट होगा एक स्थान से दूसरे स्थान। नहीं तो अगर हेपरिन नहीं रहेगा तो फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन मिलके क्या करेंगे, वो रक्त को शरीर के अंदर ही जमा देंगे, जबकि उनका काम है शरीर के बाहर रक्त को जमाना। जब कट फिर जाता है, रक्त निकलने लगता है, तब उसको जमाना है, ठीक है। तो हेपरिन क्या करता है, हेपरिन सहयोग करता है कि रक्त को जमने से रोकता है, ठीक है। हेपरिन का काम है रक्त को का निर्माण करता है, उसको जमने से रोकता है। फिर क्या करता है लीवर में, और क्या निर्माण होता है, लीवर बिलिरुबिन का निर्माण करता है। बिलिरुबिन एक पीला पदार्थ होता है जो कि हमारे मल को, हमारे जो लैट्रिन होता है उसको पीला रंग प्रदान करते हैं, ठीक है। बिलिरुबिन क्या करते हैं, हमारे जो मल को पीला रंग प्रदान करता है, लेकिन बिलिरुबिन भी एक लिमिट मात्रा में होना चाहिए। अगर अधिक मात्रा में हो जाता है बिलिरुबिन हमारे शरीर में तो पीलिया रोग हो जाता है, ठीक है। जॉन्डिस, जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं, बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तभी जॉन्डिस रोग हो जाता है। इसकी बिलिरुबिन की मात्रा सीमित मात्रा में होना चाहिए कि बस वो अपना जो मल को पीला रंग प्रदान करता है वही काम करे, ठीक है। ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा। नेक्स्ट लीवर क्या कर रहा है, तो लीवर एक और वर्णक प्रदान करता है, एक और कलर प्रदान करता है जो कि हरा रंग है। पीत को हरा रंग प्रदान करता है, किसकी वजह से, बिलिवर्डिन के वजह से। बिलिवर्डिन के वजह से ये पीत को हरा रंग प्रदान करता है। बिलिवर्डिन की वजह से बिलिवर्डिन का निर्माण करता है, ठीक है। और बिलिवर्डिन क्या करता है, पीत को हरा रंग प्रदान करता है, एक प्रकार का वर्णक है। सारे इस लीवर वाले पोर्शन का एक एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लीवर क्या करता है, बिलिवर्डिन का निर्माण करता है, ठीक है। और बिलिवर्डिन क्या है, एक प्रकार का वर्णक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। प्लस ये क्या होता है, और ये पीत को हरा रंग प्रदान करता है। बिलिवर्डिन पीत को हरा रंग प्रदान करता है, पीत मतलब बाइल जूस। प्लस ये क्या कर रहा है, लीवर अमोनिया को यूरिया में बदलता है। लीवर अमोनिया को यूरिया में बदलता है। उसके बाद ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल रहा है। अगर लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदले तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, और ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो तो क्या होगा, हमें क्या हो जाएगा, ये मधुमेह की बीमारी हो जाएगी, है ना, डायबिटीज़ हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है, सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन करता है। देखिए, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देगा,
ठीक है, बदलता है। अगर नहीं बदलेगा तो डायबिटीज़ हो जाएगा। प्लस अधिक मात्रा में, अगर ज़्यादा मात्रा में ये होता रहे, स्टोर होता है तो क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन बनेगा। सबसे ज़्यादा उत्पादन कोलेस्ट्रॉल का कहाँ होता है, ग्लाइकोजन में ही। कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन लीवर में ही होता है। सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन लीवर में होता है। और लीवर क्या करता है, जहर और शराब के प्रभाव को लीवर जो है जहर और शराब से नष्ट हो जाता है। उसकी एक डिमेरिट है कि जहर और शराब, कोई भी व्यक्ति शराब पीता है तो सीधे लीवर पर इफेक्ट करता है, कोई भी व्यक्ति जहर पीता है तो सीधे लीवर पर इफेक्ट करता है। तो लीवर जहर और शराब से नष्ट हो जाता है। और क्या कर रहा है, तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण करता है। लीवर जब बच्चा छोटा होता है, जब अपनी माँ के पेट में होता है, तो क्या करता है, बच्चों में रेड ब्लड सेल का निर्माण कौन करता है, लीवर करता है। ठीक है, लीवर ही बच्चों में रेड ब्लड सेल का निर्माण करता है। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहाँ तक ही रहने देते। ये हमारा पूरा जो था शुरू से अंत तक, हमने अब जो है आपका बहिर्स्रावी ग्रंथि के बारे में, सभी ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिया। हमने सबसे पहले पढ़ा था क्या है कि सेरुमेन ग्रंथि। सेरुमेन ग्रंथि कहाँ से निकलता है, तो हमारे कान से निकलता है। तो उसके बाद हमने पढ़ा कि आँख से दो ग्रंथियाँ निकलती हैं, एक होता है लेक्राइमल ग्रंथि और दूसरा हमने पढ़ा मोबेनियम ग्रंथि। आँख से दो प्रकार की ग्रंथियाँ निकलती है, लेक्राइमल ग्रंथि और मोबेनियम ग्रंथि। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि स्वेट ग्रंथियाँ होती हैं, पसीने की ग्रंथियाँ। पसीने में कितनी ग्रंथियाँ होती हैं, तो हमारी जो ये है स्वेट ग्रंथि हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये क्या है, सब केसवस ग्रंथ पढ़ा था, जो तैलीय ग्रंथि है। तैलीय ग्रंथि हमने पढ़ा था कि जानवरों पे तैलीय ग्रंथि की वजह से या फिर मानव में तैलीय ग्रंथि की वजह से उनका स्किन क्या होता है, चिकना होता है। उसके बाद हमने लार ग्रंथि पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि लार ग्रंथियाँ 6 होती हैं। पैरोटिड सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सब मैंडिबुलर होता है और सब लिंगुअल ग्रंथि होती है लार ग्रंथियाँ। उसके बाद हमने गैस्ट्रिक रस के बारे में पढ़ा, जठर ग्रंथि के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने म्यूकस के बारे में पढ़ा। उसके बाद लीवर के बारे में पढ़ा। तो ये जितनी भी बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ हैं आज सारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ के बारे में। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और मिक्स ग्लैंड तो हमें पढ़ना है, जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।